हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेट्स स्टार्ट इट नाउ, ठीक है, फुल फ्लेज आप समझो इस बात को कि भाई पुलिस एक्ट क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना है, क्या दे रखा है, क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सीधी सीधी बात समझ लो, जो एक गांठ बांध के अपने पास रख लो कि भाई कोई भी लॉ हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से डिवॉइड नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? ये कहता है कि चाहे कोई भी लॉ हो, आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, पुलिस एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो आपका, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा, आपको एडहर करना पड़ेगा उन प्रिंसिपल से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल दे रखे हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी लॉ हो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जरूर रहता है। इसका अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं तो एग्जांपल ये है, इंडियन एविडेंस एक्ट का दे देती हूं क्योंकि रिसेंटली मैं इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा रही हूं आपको, बस एग्जांपल देने के लिए कि जो ये वर्ड है कि नो लॉ इज डिवॉइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, इसका एक एग्जांपल समझो कि भाई मान लो आपका मान क्या लो, रियलिटी में आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? ये कहता है कि भाई आप किसी एक्यूज पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते विटनेस बनाने के लिए। अब ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, प्रोटेक्शन दे रखा है एक्यूज पर्सन को। इसी प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में 24, 25, 26 बना दिया है कि भाई आप जो है अगर पुलिस वाले को स्टेटमेंट दे रहे हो कोई भी, तो वो आपके खिलाफ एज एन एविडेंस यूज नहीं होगा, पुलिस कस्टडी में दे रहे हो तो नहीं होगा, एक्सेप्शन मजिस्ट्रेट। इस तरीके से आपका 24, 25, 26, 27, 28 और 29 ये सारे सेक्शंस आपके दे रखे हैं जस्ट टू इंश्योर दैट कि भाई कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से डिवाइड हो ही नहीं सकता, यानी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के नेक्सस में ही चलना होगा, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते, राइट। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली बता रखा है कि पुलिस जो है वो एक स्टेट कंसर्न है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज दे रखी हैं स्टेट की, वो सिमिलैरिटीज 3 पार्ट में डिवाइड करी गई हैं। सबसे पहले जितनी भी पुलिस पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, इनको स्ट्रक्चर किया जाता है और इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनको कैसे रेगुलेट करना है, वो कहाँ पे दे रखा है? पुलिस एक्ट में दे रखा है। तो सबसे पहले ये समझो कि जो भी ये स्टेट पॉलिसीज हैं, इनको स्ट्रक्चर, इनको रेगुलेट कैसे कर रखा है? पुलिस एक्ट से कर रखा है 1861 के। एंड यहाँ पे साथ में बता रखा है कि भाई जो एक्ट है आपका, ये एक मॉडल पुलिस एक्ट है, उससे लिया गया है आपका 1861 का। उस मॉडल पुलिस एक्ट से कुछ कुछ चीजें इंकॉर्पोरेट कर रखी है, बहुत सारी चीजें इंकॉर्पोरेट नहीं भी कर रखी है। हम इसके डिफरेंस को भी समझेंगे, अगर मेंस एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई दैट इंडियन पुलिस सर्विस इज ट्रेन्ड, रिक्रूट एंड मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो पुलिस सर्विस है हमारे देश की, इसमें रिक्रूटमेंट यानी कि हायरिंग, ठीक है, यहाँ पे इनको मैनेज करने के लिए, ठीक है, इनको कंट्रोल, इनको मैनेज कौन करता है और इनको ट्रेन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। एंड दिस सर्विस आल्सो डिप्लॉयज सीनियर ऑफिसर्स टू द स्टेट। अब स्टेट को किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, उसमें किस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स डिवाइड कर रखे हैं, उनकी क्या पावर्स होंगे, वो कौन से क्षेत्र में अपने फंक्शंस को अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे, उनके पास क्या फंक्शंस हैं, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, इन सब के बारे में आपका पुलिस एक्ट में दे रखा है क्लियरली। नाउ थर्ड यहाँ पे कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक कोऑर्डिनेटिंग रोल प्ले करती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एक कोऑर्डिनेटिंग रोल प्ले करती है, लेकिन अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट पुलिस को कंट्रोल करती है, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट इज इन चार्ज ऑफ सुपरवाइजिंग इट्स पुलिस फोर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट ही सुपरवाइज करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेटिंग रोल प्ले करती है। एक जनरल सा एक आइडिया है आपका पुलिस एक्ट को लेके। तो पुलिस एक्ट में दे क्या रखा है? पुलिस एक्ट में रूल्स, आपको प्रोविजंस बता रखे हैं कि भाई एक पुलिस ऑफिसर की क्या पावर्स होंगी, उसकी क्या ड्यूटीज होंगी, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसकी क्या ऑब्लिगेशंस है, अगर नहीं करता है तो क्या होगा, उन सब चीजों के बारे में आपका पुलिस एक्ट में बता रखा है। नाउ यहाँ पे एक स्टेट को हम डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट है उसका डुअल कंट्रोल रहता है, उसका डुअल नेचर रहता है, ऐसे समझो, ठीक है। पहला क्या रहता है कि भाई एक जगह तो हायर रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो कौन है? डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक तरफ तो एक लेवल क्या है ऑफिसर्स का कि भाई हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं जो है आपके डीएसपी, ठीक है, दैट इज योर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और दूसरा रोल यहाँ पे क्या है कि ये जो है सबऑर्डिनेट होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपना एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर रहा होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब अपना एग्जीक्यूटिव पार्ट में होता है, यानी कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव में होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कर रहा होता है, तो उस टाइम पे जो ये आपके डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं वो उनके सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। इज सब्जेक्ट टू द जनरल डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हु बिलोंग्स टू एग्जीक्यूटिव,
हु बिलोंग्स टू एग्जीक्यूटिव, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइम पे, जो आपके ये डीएसपी होते हैं वो किसके सब्जेक्ट में हो, किसके कंट्रोल, किसके सबऑर्डिनेट होते हैं या किसके कंट्रोल में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो बिलोंग कर रहा है एग्जीक्यूटिव पार्ट से, यानी कि जो डील कर रहा है एग्जीक्यूटिव पार्ट से। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक बात कई बार आई सामने कि भाई हमें जो है हमारा एग्जिस्टिंग पुलिस एक्ट 1861 को रिफॉर्म करने की जरूरत है। इसमें बहुत सारी कमिटीज आई, बहुत सारी कमिटीज ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए, कुछ को एक्सेप्ट किया गया, कुछ को डिक्लाइन किया गया, और यहाँ पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट फ्रंट में आके उन्होंने कहा कि भाई ये डायरेक्टिव्स हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। फाइनली आके कोर्ट ने अपने डायरेक्टिव्स दे दिए। इनिशियली से स्टार्ट करते हैं कि भाई कैसे कैसे यहाँ पे पॉलिसीज बनाई गई, कैसे कैसे रिकमेंडेशंस बनाई गई, कौन सी कमिटी ने बनाई। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए, एंड दैट इज व्हाई आई कम अप विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि भाई जरूरत क्या है। अब देखो, जो ये पुलिस में बहुत सारे लेखनुआज हैं, ठीक है, टाइम और एडवांसमेंट को देखते हुए, चीजों को देखते हुए, देश में क्राइम बढ़ते हुए, ठीक है, उसको देखते हुए हमें जरूरत है कि हमें हमारे इस पुलिस एक्ट को रिफॉर्म करने चाहिए। ठीक है, नाउ इस चीज पे 3 डेकेड से डिस्कशन चल रहा है गवर्नमेंट द्वारा, बहुत सारी कमिटीज बनाई गई, बहुत सारी रिकमेंडेशंस बनाई गई, एंड स्टिल इस पे डिस्कशन आपका होता ही जा रहा है। ठीक है, नाउ इन द ईयर 1979, ठीक है, 1979 में एक नेशनल पुलिस कमीशन, दैट इज योर एनपीसी, इसने एक रिपोर्ट सेटअप करी। ठीक है, रिपोर्ट ऑन पॉलिसिंग एंड गिविंग रिकमेंडेशंस फॉर रिफॉर्म। अब सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उसमें कहा कि भाई हमें जो है ये सारे चेंजेस करने की जरूरत है, टाइम को देखते हुए अब हमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है पुलिस एक्ट में भी। ठीक है, नाउ कमीशन ने यहाँ पे प्रोड्यूस किए 8 रिपोर्ट्स। इस पर्टिकुलर कमीशन ने, जो कमीशन है आपकी ये नेशनल पुलिस कमीशन, इन्होंने 8 रिपोर्ट सबमिट करी, अलग अलग टॉपिक्स पे स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दी, मतलब हर टॉपिक पे स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दी गई इस रिपोर्ट द्वारा। ठीक है, एंड यहां पे कहा गया जो मॉडल पुलिस एक्ट है ना, उसमें से हमें कोई और चीज अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अडॉप्ट कर ले, जो मॉडल पुलिस एक्ट है आपका, उसमें से कुछ चीजें हमें ऑप्ट कर लेनी चाहिए एज पर द नीड ऑफ द टाइम। टाइम को देखते हुए, चीजों को देखते हुए, बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं। ठीक है, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस पुलिस एक्ट में, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इन चीजों सारी चीजों को लेके यहाँ पे नेशनल पुलिस कमीशन ने 8 रिपोर्ट बनाई स्पेसिफिक टॉपिक पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, उसके बाद जो ये रिकमेंडेशंस बनाई गई, इसको कहा गया भाई इंप्लीमेंट किया जाए। नाउ क्योंकि वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी, तो इसके बाद जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है, पुलिस के, उन्होंने एक पीआईएल फाइल कर दी, क्योंकि जो रिकमेंडेशंस बनाई गई इसको फॉलो अप नहीं किया जा रहा था, इसको माना नहीं जा रहा था, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो फाइनली ये नौबत आ गई कि यहाँ पे एक पीआईएल फाइल करनी पड़ी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी गई सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि भाई आप गवर्नमेंट को बोलो कि हमें इंप्लीमेंट करनी है जो रिकमेंडेशंस नेशनल पुलिस कमीशन ने बनाई है, हमें आप ही आदेश दोगे तभी ये इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि वैसे तो ये इंप्लीमेंट हो ही नहीं रही जो रिकमेंडेशंस नेशनल पुलिस कमीशन ने बनाई है। नाउ इस पूरे टाइम में 10 साल बीत गए, 10 साल जो है बैटल हुई कोर्ट में, यानी कि 10 साल तक ये केस चलता रहा। उसके बाद कोर्ट ने एक कमेटी सेटअप करी। ठीक है, अब कोर्ट ने ये कमेटी बनाई, दैट इज योर रिव्यू कमेटी, इन द ईयर 1998, फॉलोड बाय अनदर कमेटी, दैट इज योर पद्म भाया कमेटी इन 2000। ठीक है, एंड इवेंचुअली द पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी, और यू कैन से सोली सुब्रजी कमेटी बनाई गई बेसिकली यहाँ पे, और इस कमेटी ने रिप्लेस किया आपका जो मॉडल पुलिस एक्ट था उसमें से कुछ चेंजेस करके यहाँ पे रिप्लेस किया कॉलोनियल 1861 का पुलिस एक्ट इन द ईयर 2006। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए इसमें, यानी कि जो ये कमेटी बनाई गई, उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए, वेरी लिटिल वाज एवर डन ऑन द ग्राउंड टू इंप्रूव पॉलिसिंग। जो पॉलिसीज थी उनको इंप्रूव करने के लिए बहुत ही कम चीजें करी गई, या समझो कि नेग्लिजिबल तरीके से पॉलिसीज में चेंज किया गया है, उसकी इंप्लीमेंटेशन शो हुई। तो ग्राउंड लेवल पे उसका ना तो कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट दिखा, ठीक है, ना ही पॉलिसी में कोई चेंजेस लाए गए। ठीक है, द रिकमेंडेशन पुट फॉर्थ बाय एनी ऑफ दीज कमिटीज और कमीशंस, तो जितनी भी कमिटीज बनाई हैं, जितने भी रिकमेंडेशंस दिए गए स्पेसिफिक टॉपिक्स पे, अलग अलग चीजों पे, उसका जो है असर दिखा नहीं रियलिटी में। उसके बाद यहाँ पे एक केस आया आपका सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो 2006 में अगेन बहुत टाइम बीत गया, उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखा, उसका कोई नतीजा नहीं दिखा उन रिकमेंडेशंस का, ना तो इंप्लीमेंटेशन होता वो दिखा, ना कुछ डायरेक्शंस माने जा रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। अब 2006 में कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया एक जजमेंट।
ठीक है। उस केस का नाम है आपका उसको पॉपुलरली कहा जाता है प्रकाश सिंह केस, ठीक है। अब इस केस में कोर्ट ने आदेश दिए कि भाई हमें पुलिस एक्ट में रिफॉर्म करने की जरूरत है, हमें चेंजेस लाने की जरूरत है। एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनको आदेश दिए गए, उनको डायरेक्ट किया गया कि आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे इन 7 डायरेक्टिव से। यानी कि एक स्टार्ट देने के लिए कि प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो, ये रिकमेंडेशंस मानी जाए, ये सारी चीजें मानी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह वाले केस में क्या कह दिया, सारे ही स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कि आपको इन डायरेक्टिव्स को सबसे पहले फॉलो करना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टिव्स क्या क्या निकले, सबसे पहला डायरेक्टिव यहां पे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 7 डायरेक्टिव्स दिए, उसको मैं यहां पे शॉर्ट में लेकर आई हूं कि पहला डायरेक्टिव ये दिया कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूट करना है एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, ठीक है, SSC, कि हमें जो है एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को स्टैब्लिश करना है। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट अनलॉफुल तरीके से अपनी पावर को इस्तेमाल ना करे, यानी कि इस चीज को इंश्योर करने के लिए दैट द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट एक्सरसाइज अनवारंटेड इन्फ्लुएंस और प्रेशर ऑन द पुलिस, ठीक है, कि भाई पुलिस पे अपने आर्बिट्री मैनर में, ठीक है, मनचाहा तरीके से ना तो उनको इन्फ्लुएंस करे, ना उन पे किसी तरीके का दबाव बनाए पुलिस पे। इस चीज को चेक करने के लिए क्या बनाया, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। दूसरा यहां पे कहा कि एक ब्रॉड पॉलिसीज बनाई कि भाई ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी इवैल्यूएट करने के लिए स्टेट पुलिस की परफॉर्मेंस को। यानी कि यहां पे कुछ डायरेक्शंस दिए कि आपको ये चेक करना है कि प्रॉपर तरीके से स्टेट पुलिस काम कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसको भी इवैल्यूएट करना है, और उसके लिए डायरेक्शंस और गाइडलाइंस भी दी गई आपकी इस पर्टिकुलर केस में कि भाई आपको स्टैब्लिश करना है या कॉन्स्टिट्यूट करना है एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। और ये चीज इंश्योर करेगी ये कमीशन कि भाई प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस आ रही है स्टेट पुलिस की, ठीक है, कहीं स्टेट गवर्नमेंट तो पुलिस पर दबाव नहीं बना रही, किस तरीके को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रही है पुलिस को। इन सबको चेक करने के लिए सबसे पहले पहला डायरेक्टिव क्या है कि हमें स्टैब्लिश करना होगा एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। नाउ सेकेंड डायरेक्टिव हियर इज कि भाई इंश्योर किया जाएगा कि जो आपके डीजीपी हैं, ठीक है, जो डीजीपी है इज अपॉइंटेड थ्रू अ मेरिट बेस्ड प्रोसीजर। यानी कि भाई मेरिट के बेस पे आप डीजीपी का अपॉइंटमेंट कर रहे हो, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है आपका, और उसका मिनिमम टेन्योर क्या है, 2 साल का, ठीक है, एंड सिक्योर अ मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 years। और ये सिक्योर मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 years ये हर जगह दे रखा है, आगे भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो सेकंड डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया कि भाई जो डीजीपी है उसका सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और मेरिट बेस पे होना चाहिए। यहाँ पे तीसरा डायरेक्टिव दिया गया, इंश्योर दैट द अदर पुलिस ऑफिसर्स ऑन ऑपरेशनल ड्यूटी, जो ऑपरेशनल ड्यूटी पे है, इसमें आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस इंचार्ज ऑफ दैट पुलिस स्टेशन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के, और स्टेट हाउस की जो स्टेशन हाउस होता है उसके जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं वो भी इसी में फॉल करेंगे। यानी कि जो ऑपरेशनल ड्यूटी पे हैं पुलिस ऑफिसर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 years, ठीक है, उनको भी जो है 2 साल का उनका टेन्योर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला डायरेक्टिव ये है कि भाई एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाओ, वो ये इंश्योर करेगी कहीं स्टेट गवर्नमेंट तो प्रेशर नहीं बना रहा है, और ये इंश्योर करेगी कि क्या परफॉर्मेंस है स्टेट पुलिस की, ठीक है। दूसरा डायरेक्टिव यहाँ पे ये दिया गया कि भाई डीजीपी का एक प्रॉपर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा और उसका मिनिमम टेन्योर 2 years का होगा। तीसरा डायरेक्टिव यहाँ पे ये दिया गया कि जो ये पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ये ऑपरेशनल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें आपके सुपरिटेंडेंट ऑफिसर इंचार्ज, ठीक है, दूसरा जो स्टेशन हाउस का ऑफिसर इंचार्ज होता है वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, इनका मिनिमम टेन्योर कितना होना चाहिए, 2 साल होना चाहिए। यहाँ पे फोर्थ डायरेक्टिव दिया गया कि सेपरेट द इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन ऑफ द पुलिस। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को सेपरेट कहा गया कि जब भी इन्वेस्टिगेशन की बात होगी तो आप पे सीआरपीसी लागू होगा, ठीक है, जब भी इन्वेस्टिगेशन की बात होगी तो आपको सीआरपीसी में जो प्रोविजंस दे रखे हैं वही अप्लाई करके इन्वेस्टिगेशन करना होगा। सेपरेट द इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन ऑफ द पुलिस, ठीक है। अब यहाँ पे उसका पुलिस की पावर्स फंक्शंस वो अलग कर दो, और यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उसके बारे में उसको अलग कर दो, और उसके बारे में कहां पे दे रखा है, सीआरपीसी में दे रखा है। फिफ्थ डायरेक्टिव यहाँ पे जो दिया गया वो ये दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि भाई आपको स्टैब्लिश करना है एक पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड, दैट इज PEB। आप इस बोर्ड को स्टैब्लिश करें, वो ही डिसाइड करेंगे कब किसका ट्रांसफर होना है, कब किसका प्रमोशन होना है, ठीक है, कहां पे किस पर्सन की पोस्टिंग होगी, और इन सारे सर्विस मैटर्स के रिस्पेक्ट में बेसिकली जो ये बोर्ड है वो डिसाइड करेगा। तो उसके लिए आपको एक बोर्ड स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे किस पुलिस ऑफिसर्स की साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे दैट
set up a police establishment board to decide transfers, postings, promotions and other services related matter of police officers of and below the rank of deputy superintendent of police and make recommendations on posting, transfers above the rank of deputy superintendent of police. तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बताया कि इस तरीके से ये जो बोर्ड है वही डिसाइड करेगा इन रैंक के लोगों का पोस्टिंग कैसे है, ट्रांसफर कैसे है, इनका प्रमोशन कब होगा, उन सब चीजों के रिस्पेक्ट में ये बोर्ड बनाएगा. इसके रिस्पेक्ट में पुलिस एक्ट में आपका दे रखा है. ठीक है, उसको हम जब पुलिस एक्ट डिस्कस करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये क्या हो गया, राइट नाउ. इसके अलावा यहाँ पे 6 डायरेक्टिव ये दिया कि आपको एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी भी बनानी पड़ेगी. ठीक है, आपको सेटअप करनी पड़ेगी एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी स्टेट लेवल पे. ठीक है, स्टेट लेवल पे एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनानी पड़ेगी इंक्वायर करने के लिए इनटू दी पब्लिक कंप्लेंट्स. यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो पब्लिक है ना वो कंप्लेंट करती है. ठीक है, अब अगर उसको लगता है कि किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, तो उसको लगता है कि यार उसका तो केस सुना ही नहीं जा रहा है. यानी कि आप थाने में गए, आपने थाने में कंप्लेन करी, अब आपको लग रहा है कि वो पुलिस ऑफिसर आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है वो बायस है, तो उसकी कंप्लेन पब्लिक कहां करेगी, राइट. तो उसको एड्रेस करने के लिए या पब्लिक की ऐसे कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए एक बेसिक आपका पुलिस कंप्लेन अथॉरिटीज बनाई जाए हर स्टेट लेवल पे इंक्वायर करने के लिए पुलिस कंप्लेन में अगेंस्ट दी पुलिस ऑफिसर्स. तो पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन कोई पब्लिक कर रही है, कोई आम जनता कर रही है, तो उस पर इंक्वायरी करने के लिए आपको ये एक कमेटी ये बनानी पड़ेगी, एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, दैट इज योर पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी स्टेट लेवल पे. फिर वो इंक्वायरी करेंगे अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर, अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर एंड अबव द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन केसेस ऑफ सीरियस मिसकंडक्ट. तो अगर पुलिस वाले मिसकंडक्ट करते हैं तो कहां जाएगी जनता, क्योंकि अगर एक पुलिस वाला है उसने मिसकंडक्ट किया जनता के साथ, उसने जो है कंप्लेन करी, उसकी बात नहीं सुनी गई, अब उसने दूसरे पुलिस ऑफिसर वाल किया, तो वो कम्युनिटी तो एक ही है ना भाई, मेंबर्स सारे ही पुलिस वाले हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जनता को लग रहा है कि मैंने एक पुलिस ऑफिसर से एग्रीव्ड हूं, अगर मैं उसकी मिसकंडक्ट उसने किया है मेरे साथ, तो मैं कंप्लेन दूसरे पुलिस ऑफिसर को करूंगी तो मुझे तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलने वाला है. इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि पब्लिक का ग्रीवांस कैसे एड्रेस होगा अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने मिसकंडक्ट किया है, उसके लिए आपको एक पुलिस कमेटी, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनानी पड़ेगी. ठीक है, स्टेट लेवल पे, और वो इंक्वायरी करेंगे मिसकंडक्ट के रिस्पेक्ट में. ठीक है, एट द सेम टाइम अगर कोई भी केस है आपका कस्टोडियल डेथ का, कस्टडी में डेथ हो रही है, ग्रीवियस हर्ट का, या फिर रेप हुआ है पुलिस कस्टडी में, ठीक है, तो इन सारे सीरियस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए इन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी करने के लिए आपको एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनानी होगी स्टेट लेवल पे. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंक्वायर करने के लिए पब्लिक कंप्लेंट को अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर पर्सनल बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन केस ऑफ सीरियस मिसकंडक्ट. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपकी ये कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जो इन सारे मिसकंडक्ट्स को डील करेंगे और एड्रेस करेंगे पब्लिक के कंसर्न्स को. क्लियर. तो यहाँ पे ये आपके एक और लास्ट 7th डायरेक्टिव जो दिया गया वो ये कहा गया कि आपको एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन जो सेटअप करना है, ठीक है, यूनियन लेवल पे. ठीक है, और फिर आपको प्रिपेयर करना है एक पैनल फॉर सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ चीफ्स ऑफ दी योर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन विद मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 years. तो यहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन पहले भी बनाया गया था उसको सेटअप किया जाएगा यूनियन लेवल पे, और वो प्रिपेयर करेंगे एक सिलेक्शन पैनल. ठीक है, पूरा एक सिलेक्शन पैनल बनाएंगे और प्लेसमेंट करेंगे चीफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस का विद मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 years, विद मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 years. तो यहाँ पे ये 7 डायरेक्टिव्स दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया सारे ही हाई कोर्ट को, सारे ही स्टेट्स को, यानी कि आप कह सकते हो, और सारे ही यूनियन टेरिटरीज को, कि भाई आपको इन 7 डायरेक्टिव से फॉलो करना ही है, कंप्लाई करना ही है. अगर इसका वायलेशन होगा तो आपके खिलाफ जो है इंक्वायरी की जाएगी. यानी कि अगर आपने कंटेम्प्ट किया है कोर्ट के ऑर्डर का तो उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी. नाउ यहाँ पे जो ये नेशनल, अब देखो आपने देखा कि हर जगह 2 years का टेन्योर दिया गया है कि भाई मिनिमम 2 years ऑफ टेन्योर रहेगा. अब यहाँ पे ये कहा गया कि जो सेटअप करने की बात करी गई है आपके नेशनल सिक्योरिटी कमीशन की एट यूनियन लेवल, ताकि वो प्रिपेयर करे एक सिलेक्शन प्रोसेस. ठीक है, मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 years. और ये कहा गया जो ये डायरेक्टिव्स दिए गए हैं ना, जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, इससे कहा गया कि ये सारे ही स्टेट्स को एक साथ लेकर आएगी, ताकि जो ये पुलिस के ये जो डायरेक्शंस हैं, या जो पब्लिक के ग्रीवांसेस हैं, या फिर जो ये अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर चीजें हैं, इनको रेगुलेट किया जाए. सारे ही स्टेट्स के साथ लेके आएगी कि ये कॉमन डायरेक्टिव्स हैं जो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी फॉलो करेगी. नाउ दीज डायरेक्टिव्स पुल्ड टुगेदर
the various strands of improvement generated since 1979. Now court requires immediate implementation of its order. यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो ये आदेश है ना उसका immediate implementation होना चाहिए either through executive orders or through a new police legislation. कोर्ट ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि या तो इसको executive order से implement कराओ या फिर एक नया police legislation लेकर आओ. As of now यहाँ पे इसको executive order की तरह implement किया जा रहा है. However, in the year इनिशियली द कोर्ट इटसेल्फ मॉनिटर्ड द कंप्लायंस. तो पहले शुरू में क्या हुआ कि कोर्ट ने खुद से ही देखा कि वो कंप्लाई किए जा रहे हैं या फिर नहीं किए जा रहे हैं सारे स्टेट्स द्वारा और यूनियन टेरिटरीज द्वारा. हाउएवर 2008 में क्या हुआ, इन्होंने सेटअप कर दिया एक 3 मेंबर मॉनिटरिंग कमेटी. ठीक है, अब 2008 में इन्होंने एक 3 मेंबर्स की कमेटी बना दी. उसका नाम क्या है, मॉनिटरी कमेटी. with how many tenures, minimum 2 years of tenure के एग्जामिन करने के लिए कि कंप्लायंस हो रहा है सारे स्टेट द्वारा और या फिर नहीं, और उस पर उनको एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है. तो प्रेजेंटली आपका ये एक 3 मेंबर मॉनिटरी कमेटी बनी हुई है जो ये देख रहा है कि जो ये 7 डायरेक्टिव्स हैं आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इनका प्रॉपर कंप्लायंस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है और क्या शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं उसको देखने के लिए यहाँ पे पीरियडिकली यहाँ पे उसको रिपोर्ट भी भेजनी है कि क्या फॉलो हो रहा है या फिर नहीं. तो ये कुछ 7 डायरेक्टिव्स आपके दे रखे हैं कि भाई हमें रिफॉर्म की जरूरत है. बहुत कमिटीज बनाई गई, कमिटीज का कुछ रिजल्ट नहीं आया, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ. फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह वाले केस में ये 7 डायरेक्टिव्स दे दिए और कहा आपको फॉलो करना ही पड़ेगा हर हाल में. राइट नाउ एक ओवरव्यू की बात करें तो ये तो हो गया भाई नीड्स ऑफ रिफॉर्म. ठीक है, अगर हम एक ओवरव्यू की बात करें इस पर्टिकुलर एक्ट के स्कोप क्या है. ठीक है, स्कोप में मैंने आपको 2 बातें बताई जो आप हमेशा याद रखना कि जो ये पुलिस एक्ट है ना, पुलिस एक्ट है, तो यहां पे जैसे ही पुलिस एक्ट आए अपने दिमाग में एक बादल बन जाए आपके और 2 ही वर्ड आए, डिटेक्शन और प्रिवेंशन. ठीक है, 2 ही वर्ड आएंगे. क्या आएगा, एक तो प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और दूसरा डिटेक्शन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम. ठीक है, तो पुलिस एक्ट से ही सिर्फ पुलिस को रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, बहुत सारे दूसरे एक्ट्स भी हैं जिससे पुलिस के एक्ट्स को, उनके पावर्स, उनके फंक्शंस को बेसिकली रेगुलेट किया जा रहा है. ठीक है, बहुत सारे एक्ट्स आए भी हैं, स्पेशल लेजिस्लेशन जो हैं उनमें भी बता रखा है कि भाई इस तरीके से आप पुलिस ऑफिसर्स के एक्ट्स और उनके क्या ड्यूटीज होंगी, उनके पास क्या पावर होंगी, वो अपनी पावर्स कौन से क्षेत्र में एक्सरसाइज करेंगे, उन सब चीजों के बारे में दे रखा है. तो जब हम बात करेंगे पुलिस एक्ट की ना, तो दिमाग में बस ये समझ लेना कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई देश में और क्राइम ना बढ़े, प्रिवेंट करना, रोकना, और डिटेक्शन ऑफ क्राइम, डिटेक्ट करना कि भाई क्या क्राइम हुआ है, कैसे हुआ है, कहां पे हुआ है, उस चीज को डिटेक्ट करने का पर्पस है. पुलिस एक्ट में कुछ प्रोविजंस बता रखे हैं इन दोनों चीजों के रिस्पेक्ट में. राइट नाउ पुलिस एक्ट जो है आपका वो सिर्फ वही एकलौता एक्ट नहीं है जो सोल एंड होल पर्पस से पुलिस के एक्ट्स को उनके बारे में बता रखा है, बट देयर आर अदर एक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, तो पुलिस के फंक्शंस में सिर्फ और सिर्फ सोल एक्ट आपका पुलिस एक्ट नहीं है, बट यहां पे दूसरे भी हैं. भाई पुलिस का काम क्या है, पुलिस का काम क्या है, पुलिस का ये काम है कि आप स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो. सिंपल सा काम है पुलिस का कि भाई देश में क्राइम ना बढ़े, कहीं और ऑफेंस ना हो, किसी भी तरीके की कोई मतलब स्टेट में जो है या विक्टिम या स्टेट लेवल में आप समझ लो या डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली क्राइम तेजी से ना बढ़े, इसको रोकने का काम किसका है, पुलिस का है. यानी कि हमारे देश में पीस मेंटेन रहे, ऑर्डर रहे. ठीक है, इसका काम, ये किसका काम है, पुलिस का काम है, वो इंश्योर करेगी और स्टेट के कंट्रोल में रहता है आपका पुलिस पूरी तरीके से. ठीक है, अब इसमें दूसरे एक्ट्स भी हैं आपके जो गवर्न करते हैं पुलिस के फंक्शंस को, और वो कौन से हैं, सीआरपीसी, जहां पे बता रखा है किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस के पास क्या पावर होगी, पुलिस अरेस्ट का बिना वारंट के कौन से केसेस में कर सकती है. तो इन सारी चीजों के बारे में कहां पे दे रखा है, सीआरपीसी में दे रखा है. सिमिलरली देयर आर अदर एक्ट्स आल्सो, जैसे कि आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया. ठीक है, या फिर आपका आईपीसी हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया. इन सब में बता रखा है कि भाई पुलिस का क्या रोल है, पुलिस के क्या फंक्शंस हैं, उसके पास क्या पावर्स हैं, किस तरीके से पुलिस फंक्शन करेगी. ये सिर्फ एक पुलिस एक्ट ही नहीं बताता है, बट ये सारे एक्ट्स भी बताते हैं. सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, एज वेल एज स्पेशल लेजिस्लेशंस भी हैं, जैसे कि आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया जो अब रिपील हो गया, बेसिकली अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट हो गया. तो ये सारे स्पेशल लेजिस्लेशन भी हैं जो बताते हैं कि पुलिस का क्या फंक्शन है. इट इज नॉट जस्ट द पुलिस एक्ट. इसके अलावा स्टेट के अपने पर्सनल पुलिस मैनुअल्स भी होते हैं. ठीक है, तो पुलिस मैनुअल्स भी दे रखा है. अब इसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि भाई 154 में सीआरपीसी में एफआईआर दे रखा है. ये कैसे पता आपको,
ये कैसे पता कि कहीं दे तो नहीं रखा है वहां पे एक्सप्रेसली सेक्शन 154 सीआरपीसी का जो शॉर्ट टाइटल है, उसका क्या शॉर्ट टाइटल है? उसका एफआईआर तो है नहीं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो है नहीं। बट हमें कैसे पता कि 154 एफआईआर कहलाती है? क्योंकि पुलिस मैनुअल में उसका रेफरेंस दे रखा है, ठीक है। तो पुलिस मैनुअल के रेफरेंस से हमने ये इन्फर कर लिया कि भाई 154 क्या है? एफआईआर की बात करता है, राइट। तो ऐसे आपके आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, स्पेशल लेजिस्लेचर्स भी है, ठीक है, जो बेसिकली पुलिस के फंक्शंस को बताती है, उनके पावर्स को बताती है, कहां पे वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, किस लिमिट तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके बारे में आपके दूसरे एक्ट में बता रखा है। तो स्कोप इसका बहुत ज्यादा वाइड है। सिर्फ आप ऐसा नहीं कहोगे कि भाई एक ही जो है एक्ट है, जो पुलिस एक्ट है वही गवर्न कर रहा है पूरे पुलिस को, ठीक है, ऐसा नहीं है। नाउ नेक्स्ट, इस एक्ट का प्रीएम्बल क्या कहता है, और ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीएम्बल बेसिकली एक पर्टिकुलर एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताता है। सिंपल सा ये है कि प्रीएम्बल क्या बताता है कि भाई जो लेजिस्लेचर थे, जिन्होंने ड्राफ्ट किया, ये पूरा एक्ट बनाया, उनका पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनका इंटेंशन क्या था इसको बनाने का, दैट वो आपको कहां मिलेगा? हर एक्ट के प्रीएम्बल में मिलेगा, ठीक है। तो प्रीएम्बल जो है पुलिस एक्ट 1861 का, ये वो स्टेट करता है to reorganize the police and to make it more efficient instrument for the prevention and detection of crime। क्या बताया था मैंने? दो ही वर्ड हैं जो कि पूरे एक्ट में खेल रहे हैं। क्या है? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो ये जो आपका एक्ट बनाया गया है, पुलिस एक्ट, इसका बेसिक इस इंटेंट से बनाया गया, इस पर्पस से बनाया गया है कि आप जो है रोक सको देश में क्राइम। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे एक स्टेट में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे स्टेट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दंगे हो रहे हैं, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, राइट। एंड वी हैव सीन मेनी टाइम्स कि पुलिस जो है जनता के आगे फेल हो जाती है। यानी कि अगर मान लो बहुत बड़ा मॉब है या बहुत ज्यादा मॉब है तो पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पाती है, राइट। तो यहाँ पे पुलिस का ही काम है, ये ड्यूटी है पुलिस की कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। और ये प्रीएम्बल में क्या बता रखा है कि इस एक्ट को बनाया गया है ताकि वो रिऑर्गेनाइज कर सके पुलिस को, उनके पावर्स को बता सके, उनकी लिमिट्स बता सके, कहां पे वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, ये सब कहां पे दे रखा है? पुलिस एक्ट में दे रखा है। एट द सेम टाइम एक एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट बना सके, ठीक है, पुलिस एज अ होल एक इंस्ट्रूमेंट बना सके, एक एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट बना सके ताकि देश में क्राइम ना बढ़े, या फिर अगर क्राइम है तो उसको कैसे डिटेक्ट करना है एफिशिएंटली। इसलिए हमारा ये पुलिस एक्ट बनाया गया है। ये जो प्रीएम्बल इस पर्टिकुलर एक्ट का, इट्स मेक इट वेरी क्लियर दैट द रोल ऑफ पुलिस इज जस्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। यहां पे प्रीएम्बल ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि पुलिस से सिर्फ हमें, पुलिस एज एन इंस्ट्रूमेंट, उसका रोल क्या है? उसका बस इतना सा रोल है कि भाई आप जो है देश में क्राइम ना बढ़ने दे, ठीक है, देश में ऑफेंस ज्यादा ना हो। दूसरा, आप प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट कर पाएं कि क्राइम कहां पे है, कैसे है, उसके रिस्पेक्ट में। तो यहां पे इतना ही रोल है पुलिस का। द पुलिस प्लेज नो रोल इन प्रिजर्विंग द राइट्स ऑफ द पीपल। यहां पे राइट्स प्रिजर्व करने का काम पुलिस का नहीं है भाई। पुलिस का बस क्राइम रोकने का काम है। क्राइम बढ़े ना, उसको रोको, किस तरीके से रोका जाएगा, ये सब फोटे है पुलिस का। पुलिस का ये मतलब नहीं कि वो राइट प्रिजर्व कर रहा है। राइट, इंटरेस्ट, ये सब कौन डिसाइड करता है? कोर्ट। ये सब कौन डिसाइड करता है? कोर्ट डिसाइड करेगी। ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट नहीं हो रहा है। ये कौन इंश्योर करेगा? ये कोर्ट इंश्योर करेगी, पुलिस नहीं प्रिजर्व करेगा। पुलिस को बस क्राइम रोकना है, इतना सा काम है पुलिस का। और ये बात जो है वो प्रीएम्बल में बिल्कुल क्लियर कर दी गई इस पुलिस एक्ट के, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है दैट द पुलिस प्लेज नो रोल इन प्रिजर्विंग द राइट ऑफ द पुलिस एंड रिस्पॉन्डिंग टू द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। द रोल ऑफ पुलिस इज जस्ट टू कन्फाइन टू द लॉ एनफोर्समेंट फंक्शन। यहां पे बस इतना सा रोल है पुलिस का कि वो रोके क्राइम को, और दूसरा वो बस ये देखे कि जो लॉ है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है। अगेन इम्प्लीमेंटेशन में दो चीजें हो गई कि इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है तो कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। लेकिन इन्फोर्समेंट हो रहा है प्रॉपर तरीके से, यानी कि लोग जो है मतलब पुलिस जो है प्रॉपर तरीके से काम कर पा रही है, या फिर जो लॉ है वो इन्फोर्स हो रहा है जगह पे या फिर नहीं। अगर लॉ में ये कहता है कि भाई धारा 144 लगी हुई है, अब 4 से 5 ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो यहाँ पे ये ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स की है कि वो इंश्योर करे कि 5 लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। अब
ये ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स की है कि भाई ये देखें कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। तो प्रियम्बल ने साफ साफ यहां पे कह दिया कि भाई पुलिस का सिर्फ और सिर्फ कन्फाइनिंग रोल है। नाउ किसके कंट्रोल और सुपरविजन में आते हैं पुलिस? तो पुलिस एक्ट में ये क्लियरली मेंशन कर रखा है जो सुपरिटेंडेंस है पुलिस की वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी पावर एक्सरसाइज करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सुपरिटेंडेंस। तो किसके सुपरिटेंडेंस में काम करते हैं ये पुलिस? स्टेट गवर्नमेंट की सुपरिटेंडेंस में पुलिस जो है बेसिकली काम करता है एंड इट इज एक्सरसाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू विच द पुलिस ऑफिसर इज सबऑर्डिनेट। तो स्टेट के सबऑर्डिनेट आते हैं ये आपके पुलिस ऑफिसर्स, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है पुलिस का अकॉर्डिंग टू द एक्ट वेस्ट इन द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस, ठीक है। तो एक्ट के हिसाब से अगर हम ये देखें कि जो ये पुलिस एक्ट में दे रखा है उसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि भाई जो ये पुलिस का इनको उस पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो किसके पास दे रखा है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इन सच डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल एंड असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल एज अ स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर फिट्स। तो इन अथॉरिटीज के पास बेसिकली उनका पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है और एज अ होल ये किसके सबऑर्डिनेट है या किसके सुपरिटेंडेंस में काम करती हैं? स्टेट गवर्नमेंट के सुपरिटेंडेंस में काम करती हैं, राइट। तो यहाँ पे कंट्रोल और सुपरविजन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा आप कि स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट आती है, क्योंकि सबसे पहली लाइन मैंने आपको बोली थी कि यहाँ पे स्टेट ये पुलिस जो है वो स्टेट का कंसर्न है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन कर रखा है कि स्टेट जो है वो पुलिस जो है वो स्टेट का कंसर्न है। नाउ नेक्स्ट इज योर स्ट्रेंथनिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन। अब पुलिस एक्ट में जहां पे बता रखा है कि भाई प्रीएम्बल में एक वर्ड यूज किया गया है वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस एंड टू मेक इट मोर एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द क्राइम। The police investigation conducted are governed by the provisions of CRPC। अब यहाँ पे कहता है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है वो सब कैसे गवर्न होगी? CRPC से गवर्न होगी, और there is no specific section in the police act which provides for it। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे कराई जाएगी उसके रिस्पेक्ट में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन आपका इसमें पुलिस एक्ट में नहीं रखा है। इन्वेस्टिगेशन कैसे कंडक्ट होगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, उसमें क्या पावर है उसकी, वो सारा आपका CRPC में दे रखा है। तो ये एक ओवरव्यू है आपका इस पूरे पुलिस